हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये भी डेवलप होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, यानी स्थिर आवेश के कारण ही ये डेवलप होता है। देखो, स्थिर आवेश के गुण को पढ़ने के लिए देखिए, जब कोई भी स्थिर आवेश है तो वो अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक टर्म पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशि होने के कारण क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में नहीं मिल पाती है, तो उसको समझने के लिए एक नया टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युत विभव। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर क्या है? देखो, दोनों आते किसके कारण है? स्थिर आवेश। जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश के कारण क्या बनता है? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इसके अध्ययन करने के लिए एक टर्म बना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंटेंसिटी कहते हो। तीव्रता क्या था? ये एक्चुअली बताता था कि अगर कोई एकांक धनावेश हो, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आपने क्या लिखा था? ई का मतलब क्या था? फोर्स बाय एकांक धनावेश Q नॉट। इस Q नॉट को क्या कहा गया था? परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज। और ये वेक्टर क्वांटिटी थी, जिसका डायरेक्शन क्या था? फोर्स के डायरेक्शन में। अच्छा, इसी के लिए एक दूसरा टर्म आया, जिसका नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कहते हो। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि यही एकांक धनावेश है, जिसे आप टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश कहते हो। इसी एकांक धनावेश को, एकांक जो धनावेश है, इसी को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एकांक धनावेश। ध्यान रखना, ये धनावेश क्या है? परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है, इतना कम कि उससे वैद्युत क्षेत्र पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जो एकांक धनावेश है, यानी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी बिंदु की थी, जिस बिंदु पर आपने क्या किया? एकांक धनावेश को रखा और उस पर जो फोर्स लगा, कूलाम बल लगा, वो था उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी बिंदु की स्पेशलिटी एक और है, जिसका नाम है वैद्युत विभव। और ये वैद्युत विभव का मतलब क्या? ये फोर्स नहीं है। ये क्या है? जो परीक्षण आवेश है, उसको आप जब डिस्प्लेस करते हैं इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र के पॉइंट तक, तो जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव उस बिंदु का। अच्छा, अब यहाँ पर इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करते हैं V से। और V होता क्या? अगर इन्फिनिटी से, जैसे आपने ये वैद्युत क्षेत्र बना लिया, इस वैद्युत क्षेत्र E में एक पॉइंट यहां पर ले लिया P। अब इस जगह का आपको पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करें? इन्फिनिटी पर, कहां पर? इन्फिनिटी पर एकांक परीक्षण आवेश, या जैसे हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लिया, इस Q नॉट को इस पॉइंट तक लेकर आए,
तो यहां तक लाने में जितना आप वर्क करोगे, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल। किसका? इस पॉइंट का। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हो ये W हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव यानी कि V ये हो जाएगा W बाई परीक्षण आवेश Q0, ये हो जाएगा वैद्युत विभव। इसके मात्रक की बात करें कि V का मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत विभव का जो मात्रक होगा, यहां से W का मात्रक चाहिए हमें। W यानी वर्क यानी कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी जूल प्रति कूलाम। ये मात्रक है किसका? वैद्युत विभव का। एसआई यूनिट में इसको एक नया नाम दे दिया गया, जूल प्रति कूलाम को। अगर इसके एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम को कहा गया है वोल्ट। वोल्ट यानी कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। कुछ खास बातें इसके बारे में देखो, W कार्य है, कार्य अदिश राशि है, आवेश Q ये भी अदिश राशि है। तो दो अदिश राशियों का चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, वो हमेशा अदिश की अदिश ही रहती है। इसलिए वैद्युत विभव कैसा है? अदिश राशि है। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी थी? सदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कैसा था? सदिश था। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि जो वैद्युत विभव है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसके विमीय सूत्र की बात करें कि विमीय सूत्र इसका क्या बनेगा, तो अगर इसका विमीय सूत्र लिखना है आपको, इसकी विमा लिखना है, तो क्या होगा? W कार्य की विमा, कार्य की विमा आपको याद होगा क्या होता था? बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन जब आप करते तो इसका विमीय सूत्र निकल कर आता ml स्क्वायर टी पावर माइनस का 2, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। अच्छा, नीचे क्या है? चार्ज, चार्ज का AT होता है, याद हो गया होगा अब तक, A इंटू टी। दोनों को साथ में कंबाइंड कर दें, कंबाइंड करने के बाद बनेगा ml स्क्वायर टी पावर, देखो -2 और नीचे एक टी है, ऊपर जाएगा तो इसके पावर में -1 और आ जाएगा, यानी कि माइनस का 3, और a ऊपर आएगा a पावर -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर से ध्यान रखें, वैद्युत विभव किसी एक पॉइंट का होता है। होता क्या है? एकांक परीक्षण आवेश को, विधन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर कुछ बातें और भी आपको बहुत ही क्लियर याद रखना होगा। देखो, जब आप विभव निकाल रहे हो किसी पॉइंट का, तो पहले आपको ये पॉइंट ढूंढना होगा कि कहां पर विभव शून्य है। क्या पता करना होगा? विभव कहां पर शून्य है। तो शून्य विभव, अब एक इसमें कुछ एज्यूम करना पड़ता, मान के चलना पड़ता कि यह कहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हम ये मानते हैं कि जहां तक वैद्युत क्षेत्र है वहां तक तो विभव शून्य नहीं है। ठीक है, विभव कहां शून्य होगा? हम वैद्युत क्षेत्र के बाहर पॉइंट लेते हैं। अगर हम वैद्युत क्षेत्र के बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो उस पर हम मान लेते हैं कि वैद्युत विभव क्या है? शून्य है। अब बाहर पॉइंट वैद्युत क्षेत्र, अगर कोई चार्ज आपने रखा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो अनंत तक जाती हैं। इसलिए क्या किया गया? ऐसा एज्यूम किया गया है कि ये जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, अता पता नहीं है, वहीं पर मान लो कि विभव क्या है? शून्य है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो विभव होता है अनंत पर क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए जब परिभाषा इसकी बनाई गई तो कहा गया अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या कोई जरूरी है कि अनंत को ही हम हमेशा माने? देखो, मानने का इसके पीछे रीजन क्या, क्यों विभव 0 की जरूरत पड़ी? इसका कारण यह है कि जो चार्ज होता, आवेश जो होता, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता। चार्ज हमेशा रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। इसका अर्थ क्या है? रिलेटिव और
इसका एब्सोल्यूट का। देखो अगर आप किसी भी वस्तु पर ये पता करते कि उस पर धनावेश है कि ऋणावेश, तो एग्जैक्ट ना तो टोटल किसी पर धनावेश आप पता कर पाओगे ना ऋणावेश, आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन करके निकालते हो कि धनावेश है कि ऋणावेश। अगर धनावेश ज्यादा होगा, ऋणावेश कम होगा, तो कहेंगे वो जो पार्टिकल है, जो वस्तु है, वो धनावेशित है। और अगर ऋणावेश ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू धनावेश, तो उस केस में कहेंगे कि वो ऋणावेशित है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप याद करो, सोडियम की बात करें, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0। लेकिन अगर आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिया, तो इस केस में ये धनावेशित हो जाता। आपको कैसे पता चला कि धनावेशित हो गया? ऐसे देखो, पहले दोनों बराबर थे, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तब तो उत्तर 0 था, क्योंकि चार्ज यहाँ पर कैसे कंपैरिजन किया जाए, रिलेटिव। जब आप धनावेश की बात करते हो, धनावेश किसके रिलेटिव में बात करता है, ऋणावेश के रिलेटिव में। क्या दोनों की संख्या बराबर है? अगर बराबर है तो 0 हो गया चार्ज। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिया, प्रोटॉन हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब क्या हुआ, अब धनावेश बढ़ गया, ऋणावेश घट गया। इस वजह से आपने क्या कहा, जो ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज इस पर मान लिया गया, यानी धनावेशित हो गया। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं चार्ज एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, रिलेटिव होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर विभव 0 मानना पड़ा हमें। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि वहां पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर विभव 0 है। क्या कोई और ऐसी चीज है जिसको आप निर्देश मान सकते हो? देखो, जहां पर आप मान रहे हो उसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, निर्देश बिंदु कहा जाता है। तो किसी और को भी निर्देश आप मान सकते हो, निर्देश बिंदु मान सकते हो, रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। जी बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है उसके साथ कि वो कंडीशन आप अप्लाई करोगे तभी उसको निर्देश बिंदु मान पाओगे। तो कैसे, किसको मान ले और किसको मान सकते हैं? हमने अनंत का अनंत नहीं पता, चलो उसको मान लेते, वहां पर विभव 0 है, और कौन सा पॉइंट? तो इसके लिए आपको कुछ बातें थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। पढ़ चुके हैं लेकिन उसको जानना होगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं फिजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं, भौतिक महत्व की बात करूं, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल, इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल, विभव का भौतिक महत्व की बात करें। देखो, आपने टेम्परेचर जाना है, टेम्परेचर में क्या होता है, ताप 11th में पढ़ा है। अगर आप एक गर्म वस्तु ले लो, एक ठंडा वस्तु ले लो, दोनों को आपस में संपर्क करा दो, तो क्या होता है, टेम्परेचर गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। कब तक? जब तक दोनों पर टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यानी ताप कहां से कहां तक, यानी ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। या ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है, वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। पानी आपने देखा होगा, अगर ऊंचाई पर पानी छोड़ो तो वो नीचे आता, मतलब पानी कैसे बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ये चार्ज है, मैं धनावेश की पहले बात करूं क्योंकि हमने परिभाषा में एकांक धनावेश की बात की है। अगर कोई धनावेश है तो वो भी क्या करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। क्या मैंने सही कहा? नहीं, पहली बात धनावेश चलता ही नहीं है। धनावेश कैसे चलेगा? देखो, जैसे आपने क्या पढ़ा, आप हर चीज को देख रहे हो, चाहे ताप की बात करें, ताप यानी ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा क्या करता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चल रहा है। उसी प्रकार से धनावेश को भी क्या करना चाहिए, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलना चाहिए।
ठीक है। आवेश कभी भी चलेगा, ध्यान रखना, स्थानांतरित होगा कब? जब विभव का अंतर हो, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, यानी विभवांतर जिसे कहते हो, तब तो वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। किधर से किधर चलेगा? अगर धनावेश है तो उच्च विभव से ऋण विभव की ओर, यानी कि निम्न विभव की ओर चलेगा। लेकिन धनावेश तो चलता ही नहीं है। चलता वास्तव में कौन है? ऋणावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन। चलने के लिए स्वतंत्र कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठोसों में धनावेश नहीं चल सकता, हाँ द्रवों में पॉसिबल है क्योंकि वो आयन के फॉर्म में चलते हैं, लेकिन ठोसों में तो ऐसा संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन का अर्थ ऋणावेश, तो ऋणावेश धनावेश के जस्ट अपोजिट चलेगा, मतलब वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ध्यान रखना, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल क्या है कि जो धनावेश होता है, धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। बट धनावेश ना चल के चलता इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? ऋणावेश। तो जो ऋणावेश होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। चलता, ठीक है। ये था भौतिक महत्व आवेश का, याद रखना। अब इसीलिए देखो, आप जब बात करते हो आवेश के चलने की, यानी कि धारा प्रवाह की जब बात करेंगे अगले चैप्टर में, तो वहां आप देखोगे, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के चलने की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर। इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा क्या होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। नहीं, समझिए इस बात को अच्छे से। धनावेश से ऋणावेश की ओर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन चलेगा, लेकिन किसमें चलेगा? क्या बैटरी में या बाहर सर्किट में? ये दो अलग अलग कंडीशन है, बैटरी में या बाहर सर्किट में। ठीक है। तो बाहर सर्किट में जब आप करंट के डायरेक्शन की बात करोगे तो करंट का डायरेक्शन आप ऐसे लोगे, ये धनावेश है, ऋणावेश है, करंट इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलने का डायरेक्शन होगा वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा। किसके अंदर? इस बैटरी के अंदर। ओके, कहां? बैटरी के अंदर ऐसा होगा, लेकिन बाहर परिपथ में ऋणावेश से धनावेश की ओर ही चलेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, ऋणावेश कैसे चलता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। केवल बाह्य परिपथ की बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? इलेक्ट्रॉन जो चलेगा ये है निम्न विभव और ये है धनावेश का अर्थ है यहाँ पर उच्च विभव। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन चलता है। ठीक है। हमने बताया कि चार्ज कैसा होता है? रिलेटिव होता है। अच्छा, अब जब रिलेटिव है, जैसे आप बात करते हो निर्देश फ्रेम की, रेफरेंस पॉइंट की, तो रेफरेंस पॉइंट किसे चूज करके आप विभव को माने, नापे। तो इसके लिए देखो, जब आप ऊंचाई नापते हो ना किसी भी स्थान की, तो अक्सर आपने कहीं देखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है ना। क्या रीजन है आखिर समुद्र तल से क्यों ऊंचाई ली जाती है? इसके पीछे कारण ये है कि चाहे ग्लेशियर पिघले, चाहे बाढ़ आए, चाहे बारिश हो, समुद्र तल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर लेवल वही मेंटेन रहेगा। इसीलिए जब भी किसी जगह की ऊंचाई नापते हैं तो कहां से नापते हैं? समुद्र तल से, क्योंकि उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो फिक्स रहेगा। सी लेवल हमेशा फिक्स रहेगा। इसीलिए हमेशा जब भी ऊंचाई नापते हैं तो कहां से नापते हैं? सी लेवल से। अच्छा,
उसी प्रकार से विभव को भी नापना है तो आपको क्या करना, ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करना जिस पर कोई इफेक्ट पड़े ही ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा रेफरेंस पॉइंट एक और हम मान सकते हैं, वो है पृथ्वी। ये पृथ्वी, अर्थ, इसको भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। कैसे? देखो, अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे धनावेश उसके अंदर दे सकते हो, ऋणावेश ले सकते हो, कोई भी फर्क पड़ने वाला उस पर नहीं है। ठीक है? तो अगर आपने क्या किया, किसी भी धनावेशित चीज को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब इसको क्या किया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। तो जब भी पृथ्वी से किसी को जोड़ दोगे तो उस केस में क्या करेगा, पृथ्वी, देखो ये धनावेश है, ये पॉइंट धनावेशित है, इसका अर्थ क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो सकता है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन, इनफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पॉइंट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उतने इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे जिससे ये क्या करे, इसको जीरो बना सके, यानी इसके बराबर, धनावेश के बराबर ऋणावेश आ जाएगा, तो उस पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा। किसी को भी, क्योंकि देखो अर्थ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले लो या उसको थोड़ा सा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऋणावेश ले लेते, ये पॉइंट, इसको आप पृथ्वी से कनेक्ट करते, तो उस केस में क्या होता कि ये इलेक्ट्रॉन चल करके अर्थ में चले जाते और ये फिर ये इस पर जीरो वोल्टेज बनकर तैयार हो जाता। तो पृथ्वी हमको ऐसा नजर आ रहा है कि पृथ्वी से चाहे जिसको कनेक्ट कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो हमेशा वोल्टेज जीरो बना ही देगा। यानी आप पृथ्वी को भी निर्देश फ्रेम की तरह यूज कर सकते हो, निर्देश पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो, रेफरेंस पॉइंट, यानी पृथ्वी भी रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल होती है। और इसकी खासियत क्या है, किसी भी धातु को, ठीक है, अगर आपने पृथ्वी से जोड़ दिया तो उस पर विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर ना? तो याद रखना कि किसी भी धातु को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है? तो इस पर जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसको रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि आप ऊंचाई नापने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हो, सी लेवल लेते हो, समुद्र तल लेते हो, उसी प्रकार आप पृथ्वी का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज ए रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि उस पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आवेश दे दो, चाहे उससे आवेश ले लो, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है? अच्छा, तो विभव का कॉन्सेप्ट मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद विभवांतर का कॉन्सेप्ट जानते हैं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल कैलकुलेट करना आसान नहीं है। जैसा डेफिनेशन बताया गया उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना तो हम इन्फिनिटी पर जाकर कोई चार्ज ला पाएंगे इन्फिनिटी से, ना ही पोटेंशियल निकाल पाएंगे उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये काम कर सकते हैं। विभवांतर, विभवांतर का अर्थ क्या है, विभव का अंतर, ये निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इस तरह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लिया, एक ए और एक ले लिया बी। ठीक है? यहां का पोटेंशियल मान लीजिए है VA और यहां का पोटेंशियल है B। अब अगर आपने कोई चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज Q0, और उसको B से A की तरफ लेकर आए, जब B से A की तरफ लेकर आओगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो भी किसके विरुद्ध है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य
क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा लिख लेते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश, आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य, ये भी ध्यान रखना, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, किसी बाह्य कार्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच, ध्यान रखना दो बिंदुओं के बीच है, उन दोनों यानी उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है वही कंसेप्ट, बस अब आपको अनंत पर नहीं जाना है। अच्छा, इस तरीके से आप विभव भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अरे भाई, इस पॉइंट को क्या करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो। पृथ्वी से कनेक्ट कर दोगे तब तो एक पॉइंट का विभव 0 हो जाएगा, तो दूसरे पॉइंट का, तो अगर आप उन दोनों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट कर लोगे तो विभव मिल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए मैंने बताया था कि अर्थ को आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब यहां पर देखो, एकांक धनावेश को यानी कि Q0 को B से A तक लाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वही विभवांतर होगा। तो विभवांतर का सूत्र क्या बन जाएगा, A और B के बीच का विभवांतर यानी VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, किया गया कार्य कहां से B से A तक लाने में, अपॉन टेस्ट चार्ज, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, मात्रक विमा सेम जो का विभव का था। यानी अगर आप इसको डेल्टा V से चाहो लिख लो, डेल्टा V हो जाएगा W/Q0, यानी कि इसका मात्रक जब लिखोगे तो बनेगा वोल्ट, और विमा अगर लिखोगे इसका विमीय सूत्र तो ये हो जाएगा mLT पावर -3 A पावर, यहाँ ml स्क्वायर होता है, A पावर -1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसा मान लो कि B पॉइंट का विभव 0 हो, यानी इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में आप A का विभव निकाल सकते हो, और अगर आप A का विभव 0 कर दो तो B का विभव निकाल सकते हो आराम से। ओके, तो बिंदु आवेश के कारण अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बिंदु आवेश, देखो, जब भी आप विभव निकालते तो आपको जरूरत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम किसके कारण ले रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लिया। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण आपको किसी बिंदु पर विभव कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यहाँ बिंदु O पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज आपने रखा Q, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके आसपास, और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट पर आपको विभव बताना है कितना होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन का इस्तेमाल करें। विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को P तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का विभव हो जाएगा। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। इसके लिए क्या करें, O से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर B, ये, और यहां पर मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश आपने रख दिया है Q0। ये क्या है, परीक्षण आवेश। और फिर इस परीक्षण आवेश
वो थोड़ा सा डिस्टेंस हम डिस्प्लेस करेंगे बी से ए तक, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है dx। अच्छा, अगर आपने परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखा है तो इस पर क्या करेगा, देखो दो चार्ज एक दूसरे के पास होंगे तो उन पर फोर्स लगने वाला है, बल लगने वाला है, इस पर लगेगा बल F। ये F कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो परीक्षण आवेश Q0 पर बल, आपको ध्यान रखना है P पर विभव निकालना है कितना होगा। इसके लिए हमने परीक्षण आवेश Q0 को चार्ज से x डिस्टेंस b पर रखा है, तो इस पर बल कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से निकलेगा ये, यहाँ कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बल हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर O से और यहाँ तक की जो दूरी है वो x माना है, इसलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, बल की दिशा दिख रहा है, इधर होगा फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। नाउ अब इस चार्ज को Q0 को हम B से A तक dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं। जो परीक्षण आवेश Q0 है को B से A तक dx दूरी, बहुत छोटी सी दूरी होती है dx, विस्थापित करने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा dw, ये होता बल गुणे विस्थापन, लेकिन बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और विस्थापन किधर कर रहे हैं, बल के विपरीत दिशा में, इसलिए विस्थापन ये ऋणावेश होगा माइनस का dx, यानी कि माइनस f dx ये होगा। f का मान ये जो आपने लिखा है इसका मान यहाँ पर रख लो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई x स्क्वायर dx। ये तो आपने B से A तक छोटा सा दूरी dx विस्थापित किया, उसमें कार्य है। विभव निकालने के लिए क्या करना है आपको, अनंत से इस चार्ज को अनंत पे रख के P तक लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना है, यानी कि Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। कितना होगा, W, यानी कि आपको इंटीग्रेशन करना है, ये जो W dW के इक्वल दे रखा है, यानी वैसे इंटीग्रेशन दोनों साइड किया जाता है, इधर कितना है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई x स्क्वायर dx। अच्छा, लिमिट रखना पड़ेगा, dx यानी x कहां से कहां तक ला रहे हो, तो x आप अनंत से ला रहे हो कहां तक, P तक। P का मतलब यहां से यहां तक दूरी कितनी है, r, यानी ये हो जाएगा छोटी वाली निम्न लिमिट है r, और उच्च लिमिट, सॉरी निम्न लिमिट है अनंत, और उच्च लिमिट क्या लेंगे हम यहाँ पर r। ठीक है, dw का इंटीग्रेशन w, अनंत पर वर्ग कुछ करना नहीं, जीरो, यहाँ पर चाहो तो W लिख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो। इसका W आएगा इंटीग्रेशन, इधर माइनस का देखो Q0 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर कर लो, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, माइनस इन्फिनिटी टू r है, यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर dx, और x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्या बनेगा, इधर करता हूं, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस का Q0 अपॉन में x, सॉरी x नहीं है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इधर देखो ये बनेगा x पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट है इन्फिनिटी टू r, यानी कि w इक्वल टू हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी x पावर माइनस 1 और नीचे भी माइनस 1, इसे क्या लिखोगे माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ r यहाँ इन्फिनिटी, लिमिट रख लो माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस x की जगह आप r रखो पहले, माइनस माइनस प्लस x की जगह इन्फिनिटी रखो, 1 बाई इन्फिनिटी याद होना चाहिए 0 होता है, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 बाई आर और ये माइनस माइनस प्लस आर बाहर, तो W आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर। ये आपके पास आया अनंत से बिंदु P तक आवेश Q नॉट को लाने में किया गया कार्य। विभव क्या होगा, P पर विभव, विभव की परिभाषा है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है, W का मान रख लो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R और डिवाइड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट हट जाएगा, P पर विभव आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। ये होगा बिंदु P पर विभव, यानी बिंदु आवेश के कारण विभव जो होगा वो दिख रहा है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ये होगा बिंदु के आवेश के कारण P पर विभव, कैलकुलेट हो गया, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एफर्ट करो और आराम से मिल जाएगा आपको ये इसका आंसर। अच्छा, एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर आपने यहाँ धनावेश लिया तो आंसर आपका धनावेश में आएगा और ऋणावेश लिया तो आंसर ऋणावेश में होगा। कहने का अर्थ ये है, ये जो विभव है ये अदिश राशि है, अदिश राशि, इसलिए यहाँ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो चार्ज रखना होगा उसका साइन के साथ रखना होगा, प्लस चार्ज है तो यहाँ प्लस क्यू और माइनस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस क्यू ही रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ धनावेश के कारण विभव धनात्मक और ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। याद रहेगा, याद रखना कि धनावेश के कारण विभव होता है धनात्मक व ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। अगर अपने पास एक ही बिंदु आवेश ना हो, कई बिंदु आवेश का कोई सिस्टम हो, यानी बहुल आवेशों के कारण अगर आपको विभव निकालना हो, बहुल आवेशों के कारण विभव, कौन सा विभव, वैद्युत विभव। मान लीजिए कि आपके पास आवेश कुछ इस तरह से है, यहां पर आपको विभव निकालना है, ए और बी पर चार्जेस रख दिए जाए, जैसे यहाँ पर चार्ज रख दिया Q1 और यहाँ पर चार्ज रख दिया Q2, ये जो साइड है ए है। अब आपको निकालना P पर विभव कितना होगा, तो विभव में डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है, सीधा फार्मूला लगाओ और उत्तर निकालो। दोनों के कारण जो विभव है उसको क्या करो, प्लस कर दो, तो P पर जो विभव निकलेगा VP ये बनेगा Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव, दोनों को जोड़ लो उत्तर निकल आएगा। यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A प्लस इसके कारण जो आपने सूत्र अभी ड्राइव किया उसी का है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, देखो यहाँ Q1 है, यहाँ पर Q2 है,
और इसमें से जो कॉमन हो कॉमन कर लो। तो 1/4πε0 A कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पर Q1 और यहाँ पर बचा Q2। ये हो गया उत्तर। कैसे भी इसमें आवेश, कितने भी आवेश दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। अगर आपके पास ये आ जाए, एक वर्ग दे दिया जिसकी भुजाएं हैं a, कुछ आवेश रख दिया, यहाँ पर आवेश है 2q, यहाँ पर आवेश है 3q, यहाँ पर है -4q। और अब आपसे कहा कि यहाँ पर बताइए कि विभव कितना होगा। इसका नाम दे दे A B C D। आपको बताना है A पर विभव कितना होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन, हर एक के कारण यहाँ पर दूरी केवल सबसे पता कर लो। इसकी दूरी है A, इसकी दूरी है A, इसकी दूरी पता करना पड़ेगा, इसको ये दूरी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से पहले ही निकाल चुके, √2 ये होता है। सारी दूरियां पता है, विभव आराम से कैलकुलेट कर लो। तो VA = क्या बनेगा, 1/4πε0 तो सब में रहेगा, निर्वात है। तब कोई अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लग जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करो, पहला चार्ज रखो 2q बाय दूरी इसकी कितनी है A, दूसरा चार्ज है 3q और इसकी दूरी कितनी है √2 है, तीसरा चार्ज -4q। ध्यान रखना है चार्ज को साइन के साथ रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन के साथ नहीं रखते थे क्योंकि वो वेक्टर था, केवल डायरेक्शन उससे डिसाइड होता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना, चार्ज को साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखना, -4q, तो यहाँ पर क्या रख दो -4q अपॉन में A। तो A पर विभव आपके पास निकल आएगा, जो कॉमन हो कॉमन कर लो, 1/4πε0, ऊपर दिख रहा है Q और नीचे दिख रहा है A, Q/A कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पर 2, यहाँ पर 3/√2 और यहाँ पर -4, यानी कि A पर विभव सिंपली कैलकुलेट हो गया 1/4πε0 Q/A। देखो 2 - 4 -2 हो जाएगा, यानी कि 3/√2 -2, ये हो जाएगा A पर विभव। बड़ा ही सिंपल से सवाल होते हैं इसके, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, एक और इस पर एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सको। आपने एक ले लिया ये Q, इसके सेंटर पर, कहां पर, सेंटर पर आपको विभव निकालना है। अगर इसके प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश हो वो Q Q Q Q Q Q Q और Q, तब कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो सेंटर पर आपको निकालना है, यहाँ इस सेंटर पर O पर, तो सेंटर का मतलब देखो क्या होगा कि आप जब इसका विकर्ण खींचोगे, जब आप इसका विकर्ण खींचोगे तो विकर्ण के मिड पॉइंट पर होगा। तो घन का विकर्ण आपको याद होना चाहिए। तो जो घन का विकर्ण होता है ये हो जाएगा √a² + a² + a²। क्या होता था, √l² + b² + h²। घनाभ के लिए घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि √3a², यानी कि कितना हो गया √3 टाइम्स ऑफ a। अच्छा, ये तो विकर्ण आया। विकर्ण का अर्थ क्या है कि आप जब भी मिला रहे हो इस कोने से इस कोने तक पूरी लेंथ होगी, बट आपको क्या चाहिए, केवल हाफ, क्योंकि ये कहां पर होगा, विकर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। तो अतः प्रत्येक आवेश से केंद्र की दूरी निकाल लो। प्रत्येक आवेश से केंद्र की दूरी इसका आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा √3/2। इसी को आप R मान लो। अब आपको विभव निकालना सबसे आसान हो गया, दूरी तो सबका बराबर है, चार्ज भी सब पर बराबर है। कितने चार्ज हैं, टोटल 8 चार्ज हैं, 8 चार्ज हैं। अगर 8 चार्ज हैं तो 8 बार जोड़ लोगे, यानी कि विभव कितना हो जाएगा, V = 1/4πε0।
सारे चार्ज यानी कि Q बाई आर ऐसे कितनी बार निकालोगे? 8 बार। जब आप 8 बार रखोगे तो 8 जुड़ जाएंगे यानी 8Q बाई आर हो जाएगा। तो V कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाई आर। R कितना है आपके पास? ये रहा √3/2 A, तो रख दो। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाई आर की जगह √3/2 जो है 2 को ऊपर पहुंचा दो, इतना हो जाएगा। यानी कि विभव आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 2 जा 16Q बाई √3A। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लेना, बस सिर्फ ध्यान ये रखना कि धनावेश है तो आपको धनावेश में ही फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और ऋणावेश है तो ऋणावेश में रखना है। ठीक है। नाउ वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए कि ये है आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2L है। अगर इसको AB नाम देते हैं, इसका मध्य बिंदु O है, तो ये L और ये L है। अब इसके अक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट ले लो, ये वैद्युत द्विध्रुव का ध्यान रखें। इसके अक्षीय स्थिति पर यानी कि इसके सेंटर से हम R दूरी पर एक पॉइंट ले लें, यहां पर P। इस P पर आपको विभव निकालना है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ डिस्टेंस की जरूरत है, वेक्टर है नहीं, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप क्या करो, प्लस आवेश से इसकी दूरी निकाल लो। यहां से यहां तक दूरी देखो, L कम हो जाएगा R से, R - L, और ऋणावेश से दूरी इसकी R, इसमें L बढ़ जाएगा, R + L। विभव आपको P पर निकालना है, तो P पर विभव क्या बन जाएगा? Vp इक्वल टू धनावेश के कारण विभव प्लस ऋणावेश के कारण विभव। बस यह है अक्षीय स्थिति में, याद रखना। अक्षीय स्थिति में तो +Q के कारण आवेश निकाल रहे हो तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन दूरी। धनावेश से दूरी कितनी आई है? R - L। ये हो जाएगा R - L प्लस ऋणावेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऋणावेश कितना? माइनस का Q, तो साइन के साथ रखना होगा, -Q अपॉन इसके दूरी है R + L। जो भी कॉमन हो कॉमन कर लो, तो कॉमन हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचेगा क्या? 1/R - L, और ये प्लस माइनस का माइनस 1/R + L। कैलकुलेट कर लो इसे, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R + L इधर मल्टीप्लाई कर दो, -R - L इधर, यानी R - L, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, R² - L², R कैंसल हो जाएगा, L और L प्लस होकर के 2L हो जाएगा। तो V आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L + L हो जाएगा 2L, और नीचे R² - L²। अब देखो Q × 2L आपको याद होगा कि जब आप बात करते हो Q × 2L की, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। और फिर यहाँ पर याद रखते हैं हम ये भी कि ये L जो होता बहुत ही छोटा होता है इन कंपैरिजन टू R। L जो है बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू R। तो L² करेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा R² की तुलना में, इसलिए L² क्या हो जाएगा? 0 की तरफ अग्रसर, जिसे कहते हो नगण्य। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप L² को हटा दो और Q × 2L के प्लेस पर P रख दो, तो V कितना आ जाएगा?
1/4πε0 Q इंटू 2L हो गया P, और नीचे हो जाएगा L स्क्वायर, हट जाएगा सिर्फ R स्क्वायर। यह है अक्षीय स्थिति में विभव। फिर बात करें निरक्षीय स्थिति में कितना होगा। सेकंड टॉपिक ले लिया यहीं पर हमने, निरक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए, ए बी जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट यहां पर P ले लिया। यहां पर विभव निकालना है तो पहले इनसे मिला लो, ये LL है, तो आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी जो कि पहले कैलकुलेट कर चुके हो। कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से √r² + L², उतना ही ये भी होगा, r² + L²। अब आपको इस पर विभव निकालना है, तो V इक्वल टू क्या बनेगा, धनावेश के कारण विभव प्लस ऋणावेश के कारण विभव। धनावेश के कारण विभव बनेगा 1/4πε0 Q अपॉन दूरी कितना है, √r² + L²। ऋणावेश के कारण विभव माइनस में लिखा जाएगा, -1/4πε0 Q अपॉन दूरी फिर वही है, अदिश राशि है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं। ये धनावेश ऋणावेश कट गया तो V कितना हो गया, 0। कहने का मतलब निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, 0, और अक्षीय स्थिति में जो विभव होता है 1/4πε0 P/r² होता है। अच्छा, कोई जरूरी अक्षीय निरक्षीय हो, किसी भी बिंदु पर हो सकता है, तो किसी भी बिंदु के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा,